A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balvinder Study Circle. My dear friends, जैसे कि हमने इंडियन पॉलिटी सीरीज में लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी बिटवीन आर्टिकल 14 to 18 जो है हमने डिस्कस किया था, उसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि हमारे आर्टिकल 19 to 22 जो हैं वो राइट टू फ्रीडम के अंदर आएंगे. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज अ प्रोविजन ऑफ 6 सिविल लिबर्टीज, मतलब 6 सिविल लिबर्टीज की जो है वो बात की गई है, जो कि इंडिविजुअल्स को फ्रीडम्स दी गई हैं कुछ इस आर्टिकल के अंदर. कितनी है? टोटल 6. ठीक है, इनिशियली 7 थी. 7th वाज द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, बट अब उसको फंडामेंटल राइट से जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया है. नाउ एट प्रेजेंट नाउ देयर आर टोटल 6 सिविल लिबर्टीज. ठीक है. सो और ये जो सिविल लिबर्टीज अंडर आर्टिकल 19 में जो प्रोविजन दिया गया है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है, ना कि अदर फॉरेन सिटीजन्स के लिए नहीं है इसमें. ठीक है, नॉन इंडियंस के लिए नहीं है. ओके जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ इंडियंस के लिए ही हैं. राइट आर्टिकल जिसमें हमारा आर्टिकल 15 आता है, 16 आता है, 19 आता है, 29 और 30. ओके, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो है वो इंडियंस के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं. सो 6 लिबर्टीज हम डिस्कस करेंगे. लाइक जैसे कि इसमें आती हैं हमारी प्रोविजन है लाइक फ्रीडम ऑफ speech and expression. First civil liberty is the freedom of speech and expression. Okay, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ये जो फ्रीडम है, ये जो लिबर्टी, सिविल लिबर्टी जो दी गई है इंडिविजुअल के लिए, ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है. हर एक इंडिविजुअल को, जो इंडियन सिटीजन को, उसको पूरी आज़ादी है स्पीच की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को. ठीक है, किसी भी मोड से, चाहे वो डिजिटल मोड से हो, रिटर्न मोड में हो, नॉन डिजिटल मोड से, वो अपनी फीलिंग्स, अपनी स्पीच, अपने थॉट्स को जो है, अपनी सोच विचार जो है वो अपने क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है. क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है. सेकंड फ्रीडम इज freedom to assemble, to assemble to assemble peacefully, to assemble peacefully and without arms, and without arms. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, दैट मीन्स हर एक को, इंडियन सिटीजन को, हर एक को क्या है? फुल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 कि वो असेंबल कहीं पे भी बिना आर्म्स के, विदाउट आर्म्स मीन्स विदाउट एनी वेपन, पीसफुली जो है प्रोटेस्ट कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है. ओके, बट नॉट स्ट्राइक. स्ट्राइक जो है वो इसके अंडर नहीं आती है, बिकॉज स्ट्राइक में समटाइम वायलेंट भी हो जाती है, तोड़ फोड़ भी हो जाती है. बट इसके अंदर आपको सिर्फ जो राइट में, इसमें क्या राइट दिया गया आपको? टू पीस असेंबल पीसफुली. ठीक है, पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट हार्मिंग एनी पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके, सो नंबर 3 इज टू फ्रीडम to form unions and associations, to forms unions and associations. So to forms unions, association and cooperative societies,
ये भी प्रोविज़न इसी के अंदर है कि कोई भी यूनियन फॉर्म करना, जैसे कुछ और ट्रेड यूनियंस हैं, स्टूडेंट वेलफेयर यूनियंस हैं, ठीक है, बिजनेस यूनियंस हैं, चैम्बर यूनियंस हैं, एंड एसोसिएशन जो है वो इसी आर्टिकल के अंदर जो फ्रीडम है वो फॉर्म आप कर सकते हैं। ओके, बट रिस्ट्रिक्शंस हैं इन आर्टिकल्स पे, इन फ्रीडम्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब यूनियंस एंड एसोसिएशन मीन डजंट मीन कि आप कोई एंटी सोशल ग्रुप फॉर्म कर लो, एंटी नेशन ग्रुप फॉर्म कर लो, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो परमानेंट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, for the protection of the welfare of the people, of large mass of people, for tribal people, ठीक है, इन लोगों के लिए और अपने नेशन की सॉवरेनिटी के लिए इनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट्स पे। सो नंबर 4 जो है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू मूव freely within territory of India, within territory of India, not outside India. आउटसाइड इंडिया तो आप वैसे जा सकते हो, बट ये आर्टिकल 19 में इसका प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है कि टू मूव फ्रीली, कोई भी इंडिविजुअल फ्रीली जो है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो मूव कर सकता है फ्रीली। बट ये जो मूवमेंट है इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये भी मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि इन सम आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है वो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है भी है, जैसे इनर लाइन परमिट की जो है परमिशन लेनी पड़ती है कुछ स्टेट्स में, लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम स्टेट्स में जाने के लिए। ओके, और आल्सो इन फ्यूचर भी अगर गवर्नमेंट को लगे कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द ट्राइबल पीपल्स, उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पर लग सकती हैं। बट अदरवाइज टू मूव फ्रीली विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर एक को राइट है, हम कहीं पे भी अपनी टेरिटरी में घूम सकते हैं। नाउ इसी के साथ में जो नेक्स्ट हमारी जो फ्रीडम है इस आर्टिकल के अंदर, दैट इज 5th फ्रीडम, सिविल लिबर्टी, फ्रीडम टू रिजाइड, freedom to reside freedom to reside and freedom to reside and settle, to reside and settle in any part ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे भी हमारे पास हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है कि कहीं पे भी किसी भी स्टेट में जाके वो रह सकता है, बट स्टिल देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि लाइक इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्लेसेस पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सो अदरवाइज देयर इज अ फ्रीडम टू रिजाइड एनी पार्ट ऑफ दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कोलकाता जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ। पहले JNK में भी था, बट स्टिल अभी JNK में भी इन फ्यूचर में भी हो सकता है, जैसे कुछ प्रोविजंस चेंज हुए हैं। ओके, बट दिस
इसी के साथ में नेक्स्ट फ्रीडम इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। हर एक को पूरी आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन, अपना प्रोफेशन जो है वो क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। बट देयर इज आल्सो रिस्ट्रिक्शन। एनी प्रोफेशन डजंट मीन कि कोई भी किसी तरह का प्रोफेशन, कोई इलीगल स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरह के प्रोफेशन को चूज कर ले, वो भी इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारी सिविल लिबर्टीज अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 सिविल लिबर्टीज हैं। तो इससे पहले 7 सिविल लिबर्टीज का प्रोविजन था, जिसमें हमारा राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। बट अब उसको 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। सो बट रिस्ट्रिक्शंस जो हमने डिस्कस की, रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19, तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो किन केसेस में है? रिस्ट्रिक्शंस इन अंडर फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नंबर 1 सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़े इंडिया की सुप्रीमेसी को बचाने के लिए, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी की प्रोविजन के रिलेटेड भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकती है अंडर आर्टिकल 19। आल्सो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ओके, एंड आल्सो फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के वेलफेयर के लिए। इन केसेस में जो है अंडर आर्टिकल 19 जो 6 सिविल लिबर्टीज हमें दी गई हैं, उन पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सो वी कैन से कि दैट दीज 6 सिविल लिबर्टीज आर नॉट एब्सोल्यूट, और नॉट एब्सोल्यूट। ओके, ये था हमारा आर्टिकल 19। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which deals with the rights of the convicted person. Rights of convicted person, any person who has been arrested, जिसको अरेस्ट किया गया है, सजा हुई है, कन्विक्टेड है बाय द कोर्ट, जुडिशरी, ठीक है, उसके लिए भी कुछ राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 20। अंडर आर्टिकल 20 जो है उसके प्रोविजंस दिए गए हैं, लाइक नो डबल जियोपॉडी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं आर्टिकल 20 के अंदर दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It deals with protection of rights of convicted
कन्विक्टेड मीन जिसको सजा हुई है, जो किसी ऑफेंस के लिए, किसी जुर्म के लिए जिसको सजा हुई है, ओके, जो गिल्टी पाया गया है किसी केस में, तो वो राइट्स जो हैं कुछ दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 20। 3 प्रोविजंस दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 20 फॉर द कन्विक्टेड पर्सन। वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो स्टेट उसको प्रोवाइड करेगी, जो उसके राइट है? फर्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। First is no ex post facto legislation. No ex post facto legislation means any individual जिसको जो कन्विक्ट हुआ है बाय द लॉ, बाय द कोर्ट, जिसको सजा मिली है किसी ऑफेंस के लिए, उसने कोई ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, चोरी की, डकैती की, मर्डर किया, एनी अदर ऑफेंस जो भी उसने किया, he or she will be punished under the same law under which he or she has committed the crime. Okay, that means जिस एक्ट के अंदर, जिस लॉ के अंडर उसने क्राइम कमिट किया है, उसकी जो प्रोसीडिंग रहेगी, जिसको पनिशमेंट किया जाएगा, अंडर द सेम लॉ किया जाएगा। चाहे इन फ्यूचर अगर वो लॉ चेंज भी हो जाए, बट उसके ऊपर वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे मैं संजय दत्त का एग्जांपल लेता हूँ, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस। तो उस समय जो था लॉ, जो था उसका जो केस था, वो चल रहा था टाटा कोर्ट में। उसके बाद पोटा कोर्ट भी आया, बट वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसकी स्टिल जो उसका केस जो चला, उसको जो सजा मिली टाटा के अंदर ही मिली। तो उसी तरह से सपोज अगर कोई क्राइम करता है, लाइक सपोज अगर कोई मर्डर करता है, अगर मर्डर की एट प्रेजेंट जो आज की अभी 2025 दिसंबर एंडिंग है, तो दिसंबर या नवंबर दिसंबर किसी ने मर्डर किया, उसको मतलब नवंबर दिसंबर में उसको सजा हुई। तो अगर 2025 तक जो उसकी मर्डर की सजा सपोज करो 7 ईयर्स है, 7 ईयर्स होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर उसको 14 ईयर्स है, तो उसको क्या हो गया, 14 साल की सजा मिल गई। और इन फ्यूचर सजा मिलने के बाद में अगर इन फ्यूचर लॉ चेंज हो जाता है, उसकी जगह फांसी की सजा रखी दी जाती है मर्डर केस में, वो लॉ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उसको पनिशमेंट उसी लॉ के अंडर किया जाएगा जिस लॉ के अंडर किसी ने क्राइम कमिट किया होगा। तो इसको कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो। दैट मीन्स कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो, बाद में जो भी लेजिस्लेशन बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड वन इज नो डबल जियोपॉर्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट no double jeopardy. No double jeopardy means no dual punishment for the same crime. अगर किसी क्राइम के लिए किसी एक पर्सन को पनिशमेंट मिल चुकी है बाय द लॉ, बाय द कोर्ट, बाय द जुडिशरी, सेम क्राइम के लिए उसको डबल मतलब 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो क्राइम रिपीट करेगा इन फ्यूचर, सेम क्राइम अगर वो रिपीट करता है, देन उसकी पनिशमेंट मिलेगी। फॉर वन क्राइम देयर कैन बी नो ड्यूल पनिशमेंट। दिस इज कॉल्ड नो डबल जियोपार्डी। दिस इज कॉल्ड नो डबल जियोपार्डी, नो ड्यूल पनिशमेंट। थर्ड वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। No self-incrimination. No self-incrimination. No self-incrimination means what? जो भी कन्विक्टेड पर्सन होगा, उसको जबरदस्ती किसी चीज के लिए फोर्सफुली ये टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि आप अपने बेसिस पे, अपने बिहाफ पे अपना एविडेंस, अपनी गवाही दो।
जुर्म कबूल करो, किया है चाहे नहीं किया है, ठीक है। चाहे अंडर कस्टडी है, जैसे अंडर पुलिस कस्टडी, किसी भी क्रिमिनल को टॉर्चर करके पुलिस में मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर ये चीज़ उसको आप टॉर्च फोर्सफुली जो है, अगर उसको फोर्सफुली जो है वहाँ पे वो एग्री हो जाता है, बट इन कोर्ट में वो जाके क्या कर देता है, डिनाई कर देता है कि मुझे वहाँ पे फोर्सफुली ये चीज़ कहने को कही गई, वो चीज़ नहीं मानी जाती, वैलिड नहीं होगी। सो दिस इज कॉल्ड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और किसी को भी ये जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपने एविडेंसेस हैं उनको प्रोड्यूस करो, ओके। बट यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? अंडर आर्टिकल 20 ये जो प्रोटेक्शंस है, 3 प्रोटेक्शंस जो हैं, दीज आर ओनली फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल केसेस, नॉट सिविल केसेस, नॉट फॉर सिविल केसेस। ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के बेसिस पे, क्रिमिनल केसेस में ही जो है ये फ्रीडम्स के प्रोविजंस दिए जाएंगे, ना कि सिविल केसेस में। एंड आल्सो ये फ्रीडम्स जो हैं ये किसी भी एनिमी, एलाई, कोई भी दुश्मन देश का जो भी एलाई होगा उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होती हैं, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल। एंड आल्सो ये प्रोविजंस जो हैं, नंबर 2, नॉट फॉर एनिमी एलाई, एनिमी एलाइड इंडिविजुअल्स, वहाँ पे इनके लिए जो है वो एक्सेप्शंस रहती हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। एंड आल्सो जो आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20 है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, मैंने आपसे कहा था कि 2 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं, रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो उसमें से एक आर्टिकल हमारा आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 जो है ये सस्पेंड नहीं होता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में और क्या चीज आएगी इसमें? एंड आल्सो एक इसमें क्या है, दिस आर्टिकल डू नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ओके। और ये जो प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 3 प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 20, ये फॉरेन नेशंस के इंडिविजुअल्स के लिए भी जो है एप्लीकेबल है, बट एक्सेप्ट एनिमी अलाइन को छोड़ के, जो दुश्मन कंट्रीज हैं उनको छोड़ के। और कोई एनिमी अलाइन किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट, चाहे को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है अगर कोई गिल्टी पाया गया तो उस पर ये चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। बट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हमारे कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल रहेगा वो अंडर आर्टिकल 20 जो है उसके ऊपर ये सारे लॉज जो है वो क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, ओके। एंड आल्सो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर किसी भी तरह का आप ओरल एविडेंस, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। बट देयर इज आल्सो एक्सेप्शन, अगर किसी का कहीं थंब इम्प्रेशन लेना है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे थंब इम्प्रेशन लेना, वो इसका पार्ट नहीं है। किसी का ब्लड सैंपल लेना है, ब्लड स्पेसिमेन, वो भी इसका पार्ट नहीं है, वो ले सकते हैं। थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं, बट हाँ किसी को फोर्सफुली आप जो है ओरल या फिर कोई रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, और अपने अगेंस्ट, अपने ही अगेंस्ट में किसी को फोर्सफुली आप किसी की चीज़ की गवाही देने के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये थे कुछ प्रोविजंस जो अंडर आर्टिकल 20 में हमें इसके प्रोविजंस जो है वो दिए गए हैं। तो ये थे हमारे आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20।
ओके, तो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट जो है हम इसके वो हम कल डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब @blinder स्टडी सर्कल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।